वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन से मुतल्लिक़ आदाद-ओ-शुमार फराहम करने के लिए बनाए गए डैश बोर्ड पर अदम एतमाद का इजहार। फ्लड रिलीफ डैश बोर्ड को एक हफ्ते में बैनुल-अक़वामी मयार और कौमी ज़रूरियात के मुताबिक मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। शफाफियत के साथ आलमी बरादरी के एतमाद के लिए भी सही आदाद-ओ-शुमार अहमियत के हामिल है। डैश बोर्ड कौम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। मुतासरीन को खैमों, राशन और सेहत सहूलतों की फ्राहमी अहम तरजीह। मुतासरा इलाकों से मुकम्मल निकासी आब के लिए मजीद 3 हफ्ते दरकार। सैलाबी पानी उतरने से गंदम की काश्त मुमकिन हो सकेगी। सक्खर हैदराबाद शाहराह पर ट्रैफिक बहाल। एशियाई तरक्याती बैंक रोड नेटवर्क की बेहतरी के लिए ताउन करेगा। सिफारती साइफर में रद्दोबदल करके कौमी सलामती से खेला गया। ऑडियो लीक्स ने मुल्की मफादात के खिलाफ संगीन साजिश बेनकाब कर दी। कौमी मफादात से खेलने वालों को जवाब देना होगा। रंगे हाथों पकड़े जाने वाले चोर इदारों को बदनाम करके अपने जुर्म की सजा से बचना चाहते हैं। अवाम के बाद साजिशी अब इदारों में इंतशार फैलाने की साजिश कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वापसी किसी डील के तहत नहीं हुई। इमरान खान जानते हैं कि मौशी बेहतरी से उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। इस शख्स ने मुल्की मुफादात को दाव पर लगाया। इमरान खान इस वक्त खुद NRO का उम्मीदवार है। वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार का निजी टीवी को इंटरव्यू। इमरान नियाजी की पूरी सियासत बिसाखियों पर मबनी है। वो चाहता है कि इदारे इसके खेल का हिस्सा बने। कौम आइन शिकन, झूठे और नाअहल शख्स को कभी माफ नहीं करेगी। ऐसे शख्स को निशाने इबरत बनाना चाहिए ताकि कोई कौमी मुफाद और आइन के साथ खिलवाड़ न कर सके। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब इमरान खान ने अपनी सियासत और कुर्सी की खातिर मुल्की मुफाद को दाव पर लगाया और अनारकी फैलाने की कोशिश की। अपने दौर में मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने वाला आज क्यों खौफजदा है? साइफर मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इमरान खान ने अपनी दोनों ऑडियो लीक्स में इसकी तरदीद नहीं की। वो एतराफ जुर्म कर चुके हैं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब लाहौर हाई कोर्ट का मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस करने का हुक्म। फितने की जुल्म और इंतकाम पर मबनी सियासत को एक दिन मिटना ही था। फॉरेन एजेंट आज भी झूठ बोलने और जालसाजी से बाज नहीं आया। इसका इबरतनाक अंजाम इसके ताक़ुब में है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज बड़ी जिद्दोजहद के बाद फितने से कौम को आज़ादी मिली है। हमें ताना देने वाले बताएं कि फॉरेन फंडिंग लेने वाले क्या इंपोर्टेड पार्टी नहीं? चोर चोर का नारा लगाने वाले अपने गिरबान में झांके। ट्रांसजेंडर बिल में सिकम दूर करने के लिए जामे तरमीम पेश कर दी है। मौलाना फजलुर रहमान और सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। छाती का सरतान लाइलाज नहीं। मर्ज की आगाही के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। तमाम चैम्बर्स आगाही मुहिम में शराकतदार बने। बर वक्त तशखीस से ही बहुत सी कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी रुपया मजीद तगड़ा। डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपए 16 पैसे की कमी। स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 83 पॉइंट्स का इजाफा। सोने की कीमत में 200 रुपए फी तोला कमी। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का इजलास। सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस का जायजा। मलेरिया, डेंगू और दीगर वबाई अमराज से बचाने के लिए भी तमाम जरूरी इकदाम यकीनी बनाए जाएं। मुतासरा इलाकों में बच्चों और दूध पिलाने वाली माओं को दरपेश ग़िज़ाई किल्लत के चैलेंज पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से मुतालिक भारतीय वजीर खारजा के बेबुनियाद और मनगढ़ंत बयान को मुस्तरद कर दिया। ऐसे बयानात का मकसद भारत की रियासती दहशतगर्दी के सरपरस्त के तौर पर पहचान को छुपाना है। आलमी बिरादरी भारत में मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी RSS की मुनज़्ज़म दहशतगर्दी से वाकिफ हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे से कबल मकबूजा वादी में मुहासरे की कार्रवाइयों में तेजी।
सिक्योरिटी के नाम पर घर घर तलाशी और गिरफ्तारियों में इजाफा। तरक्याती मंसूबों के नाम पर कश्मीरी अवाम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। जनूबी एशिया के 1.5 अरब लोगों का मुस्तकबिल मसला कश्मीर के हल से ही वाबस्ता है। हुर्रियत क़यादत। अमेरिका में समुद्री तूफान इयन की तबाहकारियां, हलाकतों की तादाद 87 हो गई, दर्जनों जख्मी। फ्लोरिडा और जनूबी कैरोलिना में तबाही के बाद तूफान का रुख न्यूयॉर्क और वाशिंगटन की तरफ, हजारों अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल। पाकिस्तान न्यूजीलैंड बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज, कौमी टीम क्राइस्टचर्च रवाना। पहला मैच 7 अक्टूबर को पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। और अल्बानिया में ताइक्वांडो चैंपियनशिप, पाकिस्तान के सिनान अशफाक ने गोल्ड मेडल जीत लिया। जूनियर 78 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में सिनान अशफाक ने यूनानी खिलाड़ी को शिकस्त दी। चैंपियनशिप में 40 से ज्यादा ममालिक के खिलाड़ियों ने शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन से मुतालिक ताज़ा तरीन आदाद शुमार फराहम करने के लिए बनाए गए डैशबोर्ड पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए हिदायत की है कि फ्लड रिलीफ डैशबोर्ड को एक हफ्ते में बैनुल-अक़वामी मयार और कौमी जरूरियात के मुताबिक मजीद बेहतर बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने डैशबोर्ड का इफ्तिताह मौखर करते हुए कहा कि सही आदाद शुमार, शफाफियत और आलमी बरादरी के एतमाद के लिए जरूरी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद नवीद अजहर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को खास तौर पर सैलाब मुतासरीन के लिए तैयार किए गए डैशबोर्ड के बारे में ब्रीफिंग में बताया गया कि इस निज़ाम के तहत दुनिया के किसी भी हिस्से में सैलाब मुतासरीन के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात हासिल की जा सकती हैं। वज़ीर आज़म ने दौरान ब्रीफिंग ही जब हुक्काम से मुख्तलिफ शोबों में होने वाले इक़दामात से मुतल्लिक इस्तफसार किया तो उन्हें मालूम हुआ कि इदादो शुमार ताज़ा तरीन नहीं है। जो इंफॉर्मेशन, जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन वो नहीं है और इंटरफेसिंग नहीं है, तो ये कैसा डैशबोर्ड है? ये हॉटस्पॉट्स, मैंने आपको अभी ये हॉटस्पॉट था, मैंने इन वे पूछा कि भाई कहाँ क्लाउड की परमिशन, रेन खुदा न खासा कहाँ हो सकती है, तो अगर वो मेट को अगर आपने इंटरफेस नहीं किया तो ये कैसा डैशबोर्ड है? इसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन आ रही हो इसमें डैशबोर्ड में? एक आइटम बता दें कि कागज से तो कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन ये वो चीज़ नहीं जो कि कौम चाहती है या मैं और आप चाहते हैं, ये तो वो नहीं है बिल्कुल। इट लैक्स इन मैनी वेज, इट इज़ डेफिशिएंट टू आवर रिक्वायरमेंट्स। वज़ीर आज़म ने डैशबोर्ड पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि तारीखी सैलाब से जिस बड़े पैमाने पर तबाही हुई, इसके हकीकी इदादोशुमार से ही मुतासरीन के मसाइल को ठोस बुनियादों पर हल किया जा सकता है। खरबों का नुकसान हो गया, तो अगर हमने ये डैशबोर्ड जो है, अगर हमने इस काबिल उस स्टैंडर्ड का ना बनाया, कल को हमारी कॉप होनी है, इजिप्ट में है, कल जिनेवा में हो रही है, फिर और भी आपके फोरम्स आने हैं, तो ये अगर डैशबोर्ड आपका अगर जो उस स्टैंडर्ड का नहीं है, तो इट नॉट हैव दैट, इट विल नॉट रिफ्लेक्ट द कोलोसल डैमेज that we have suffered and I mean enormous efforts what we are making collectively. वज़ीर आज़म ने हुक्काम को बताया कि पंजाब में डेंगू के दौरान हकीकी इदादोशुमार की फराहमी से ही इसे कंट्रोल किया गया। मैं डेंगू की बात करता हूँ। इफ़ आई वांटेड टू नो कि एज ए स्पीक कहाँ पर जो हॉट स्पॉट्स हैं, दे वुड टेल मी कि जी ये हॉट स्पॉट्स हैं। बाकायदा उनका सिस्टम था, वो टेलीफोन वहाँ पर मौजूद थे, मोबाइल फोन्स, लोग थे, दे वुड इन रियल टाइम पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू द डैशबोर्ड। तकरीब में जिम्मेदारान की तरफ से कहा गया कि गलती की तसहीह कर ली जाएगी। आपने बिल्कुल बेसिक चीज़ पॉइंट आउट की और हमसे मिसलैप्स हो गया सर। नहीं मतलब एक तो इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं भारत। जी सर। देखिए सेक्रेटरी साहब बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, आपको इसमें कोई दो राय नहीं। आई वांट टू इनकरेज यू, लेकिन वो चीज़ बनाएं जिस पे कौम को फ़ख्र हो। इंशाल्लाह सर, हम सबको फ़ख्र हो। इंशाल्लाह सर, आप और इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाएं तो वो ये कहें कि हाँ जी कमाल का ये डैशबोर्ड है। बिल्कुल इंशाल्लाह सर, आप जब आप करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब होगा तो आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगी पूरी चीज़।
वफाकी वजीर मनसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा कि दुरुस्त अदाद शुमार से ही मौसर फैसले और कुदरती आफात से निमटने के लिए मरबूत काविशें मुमकिन बनाई जा सकती हैं। वफाकी वजीर IT अमीनुल हक का कहना था कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए डैशबोर्ड बहुत अहमियत का हामिल है। वफाकी वजीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तारक बशीर चीमा ने कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में फूड सिक्योरिटी के हवाले से हिकमत अमली तैयार की जा रही है। चेयरमैन NDMA ने बताया कि मुतासरीन को खुराक, सेहत की सहूलियात और शेल्टर की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली और तामीर नो के कामों पर मुख्तलिफ हुक्काम की तरफ से ब्रीफिंग में बताया गया कि सैलाब मुतासरा इलाकों से निकासियाब के लिए 2 से 3 हफ्ते मजीद लगेंगे। सैलाबी पानी उतरने से ही मुतासरा इलाकों में गंदम की काश्त मुमकिन हो सकेगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुतासरा इलाकों में ज़राए मुवासलात बहाल कर दिए गए हैं। सक्खर हैदराबाद शाहरा को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मोहम्मद हमीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी इदारों के खिलाफ इमरान खान की मुहिम की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि सफारती साइफर में रद्दबदल करके कौमी सलामती से खेला गया। ऑडियो लीक्स ने मुल्की मफादात के खिलाफ संगीन साजिश बेनकाब कर दी। एक बयान में वज़ीर आज़म का कहना था कि अवाम के बाद साजिशी अब इदारों में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है। कौमी मफादात से खेलने वालों को कानून का जवाबदेह होना पड़ेगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि रंगे हाथों पकड़े जाने वाले चोर अब इदारों को बदनाम करके अपने जुर्म की सजा से बचना चाहते हैं। कानून सबके लिए बराबर है। मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया? वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि उनकी वापसी किसी डील के तहत नहीं हुई। इमरान खान जानते हैं कि मौशी बेहतरी से उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। निजी टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इमरान खान इस वक्त खुद NRO का उम्मीदवार है। इस शख्स ने मुल्की मफादात को दांव पर लगाया। वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि अमरीकी डॉलर की असल कदर 200 रुपए से नीचे है। डॉलर की कदर असल कीमत पर लाने के लिए जाम हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। इस तरह के अल्फाज और इस तरह की तकारीर ये शो कर रही हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। उनको खौफ है मियां नवाज शरीफ साहब से, सबसे पहले उनका जिक्र कर रहे हैं और फिर उसके बाद उनको मेरा तकलीफ़ है, क्योंकि उनको पता है कि शायद माजी की तरह इकॉनमी फिर ठीक हो जाए, और अगर इकॉनमी ठीक होगी तो इंशाअल्लाह इमरान खान के पास पॉलिटिकल समेत जो है स्पेस नहीं मिलेगी। दूसरी बात यह कि डील और ढील जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के किस्मत में है। वो हमेशा वो डील करके उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने डील करके धरना दिया। अगर ये परफॉर्म करते इन तमाम डीलों के बावजूद, यकीन करें कि हम कोई इनको आईनी और कानूनी रास्ता शायद इख्तियार ना करते इनके खिलाफ अदम एतमाद करने का, लेकिन इन्होंने तबाही कर दी डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, इन्होंने तबाही कर दी मईशत की, इन्होंने तबाही कर दी हमारी जो नई नस्ल है उसके इखलाक की। आपने 2013-14 में भी देखा 111 इंटर बैंक 114 तक गया आते हुए चंद महीनों में, और पिंडी के एक सियासतदान ने कहा कि अगर ये 100 से नीचे आ जाए मैं सियासत छोड़ दूंगा और मैं असेंबली से इस्तीफा दे दूंगा। अल्लाह का शुक्र है उस वक्त भी है। इसकी रियल वैल्यू 200 से नीचे है। मैं अभी फिगर नहीं बताऊंगा और इंशाल्लाह ये 200 से नीचे आएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इदारे कौमी दिफा और कौमी सलामती के मुहाफिज हैं। इमरान खान की पूरी सियासत बिसाखियों पर मबनी है। कौम आइन शिकन, झूठे और नाअहल शख्स को कभी माफ नहीं करेगी। ऐसे शख्स को निशाने इबरत बनाना चाहिए ताकि कोई कौमी मुफाद और मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ न कर सके। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान ने बैरूनी साजिश के नाम पर पूरा खेल खेला जो बेनकाब हो गया है। इमरान खान अपनी कुर्सी जाने के खौफ में मुब्तला थे। उन्होंने 27 मार्च को एक जलसे में कागज लहराया और इसे अपनी हुकूमत के खिलाफ बैरूनी मुदाखलत करार दे दिया। उस साइफर जो सीक्रेसी एक्ट के मुताबिक कोई देख नहीं सकता, वो शख्स कह रहा है उसकी कॉपी मुझे नहीं पता मेरे से कहाँ चली गई। ये आईनी मसला है, कौमी सलामती का मसला है, ये कानून के मुताबिक सीक्रेसी एक्ट का मसला है जिसको वायलेट किया गया है और अपने सियासी मकासद की नज़र कौमी मफादात को किया गया है। इसमें इमरान खान साहब हो या कोई भी चेहरा हो, वो नाकाबिले माफ़ी गुनाह और जुर्म है। आपने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया और कहते हैं अब सिर्फ इस पर खेलना है।
آپ نے عوام کو بیوقوف بنایا. قوم تم جیسے غدار کو معاف نہیں کرے گی عمران خان صاحب, تم جیسے جھوٹے کو معاف نہیں کرے گی. مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان نے اپنے 4 سال میں مریم نواز کو 2 مرتبہ گرفتار کروایا. جب ان کے خلاف کچھ نہ ملا تو انہیں رمضان شوگر مل کیس میں گرفتار کروا دیا. وہ عمران خان کے تمام ہتھکنڈوں کے سامنے سینہ سپر رہیں اور بہادری کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا. اگر کوئی شخص اس ملک کی تاریخ میں, کوئی سیاسی لیڈر اس بدبودار احتساب, جعلی احتساب سے سرخرو ہوا ہے تو اس کا نام نواز شریف ہے, جس کو پتا ہو کہ میں نے ایمانداری سے 3 دفعہ اس ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس ملک کی خدمت کی ہے, عوام کی خدمت کی ہے. وہ بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر پاکستان واپس آیا تھا. آج تک مریم نواز شریف کے خلاف نیب نے کوئی ریفرنس جمع نہیں کرایا, کوئی کیس شروع نہیں ہوا جس کے اندر ان کا پاسپورٹ ضبط تھا, اور کہتا ہے NRO دے رہے ہیں. مریم اورنگزیب نے کہا وزیراعظم شہباز شریف سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے دن رات مصروف ہیں. وزیراعظم کے حالیہ اقوام متحدہ اور جنرل اسمبلی اور دوروں کے دوران بھی تمام تر توجہ سیلاب پر مرکوز رہی. شاہ رخ شفیع, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. ناظرین, لاہور ہائی کورٹ نے پاسپورٹ واپسی کے لیے مریم نواز کی درخواست منظور کر لی. تفصیل بتائیں گے نوید حیات. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بٹی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر سماعت کی. مریم نواز کے وکیل امجد پرویز عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور اپنے دلائل میں کہا کہ مریم نواز کو چودھری شوگر مل کیس میں جیل سے گرفتار کیا گیا, اور لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی میرٹ پر ضمانت منظور کی اور مریم نواز کو 7 کروڑ اور پاسپورٹ رجسٹرار آفس میں جمع کروانے کا حکم دیا. تاہم 4 سال گزرنے کے بعد بھی نیب نے کوئی ریفرنس یا رپورٹ متعلقہ عدالت میں جمع نہیں کروائی. دوران سماعت وفاقی حکومت کے وکیل نے جواب دیا کہ ہمیں مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور مریم نواز کے خلاف اس وقت کوئی انکوائری زیر التوا نہیں ہے. عدالت نے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے پر مریم نواز کی درخواست منظور کرتے ہوئے پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دے دیا. بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ آج عدالت نے مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کا حکم دے دیا ہے. آج ہم نے کورٹ کو یہ بتایا کہ جس مقدمے میں ایک ہی دن میں وارنٹ ایشو ہوا تھا اور اسی دن اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا اور جیل کے اندر قیدی والد سے ملاقات کے دوران والد کے سامنے گرفتار کیا گیا تھا, اس کیس میں آج تک کوئی انٹرم انویسٹیگیشن رپورٹ تک 4 سال کے عرصے کے باوجود کوئی کیس فائل نہیں کر سکا سابقہ دور حکومت جو ہے. ان حالات و واقعات میں ان کا کوئی فالٹ نہیں ہے, یا پروسیس آف لا ہے, تو ان چینج سرکمسٹانسز میں جو ہے وہ ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ واپس لینے کا حق بنتا ہے. ایڈوکیٹ امجد پرویز نے کہا کہ 4 سال کے عرصے میں مریم نواز کے خلاف چودھری شوگر مل کیس کا ریفرنس تک دائر نہیں کیا گیا اور ان کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا. نوید حیات, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں کہ میرا پاسپورٹ مجھے واپس کر دیا گیا ہے, لیکن جس کیس میں میرا پاسپورٹ 3 سال ضبط رہا وہ کیس میرے خلاف کبھی بنا ہی نہیں تھا. اپنے ٹویٹ میں مریم نواز نے کہا کہ فتنہ خان نے میرے جلسوں کے خوف سے مجھے تفتیش کے نام پر 3 ماہ نیب میں حبس سے بھیجا اور کوٹ لکھپت جیل کے ڈیتھ سیل میں رکھا, مگر یہ کیس آج تک فائل نہیں ہوا. فتنے کے ظلم اور انتقام پر مبنی سیاست کو ایک دن مٹنا ہی تھا کیونکہ یہ قدرت کا اصول ہے. مریم نواز نے کہا کہ فورن ایجنٹ جھوٹ بولنے اور جال سازی سے باز نہیں آیا. مکافات عمل اور اس کا عبرتناک انجام اس کے تعاقب میں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے خاتون ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف دھمکی آمیز ریمارکس پر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ختم کر دی. چیف جسٹس سطر من اللہ کی سربراہی میں لارجر بینچ نے عمران خان کی معافی قبول کرتے ہوئے شو کاز نوٹس خارج کر دیا. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے رد عمل میں کہا کہ توہین تو پوری دنیا کے سامنے ہوئی. کیس خارج ہونے کے بجائے یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ فتنے کو معافی ملی اور درگزر ہوا ہے. آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ آئین کے مطابق ہوگا اور انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے. یہ بات جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ملتان میں سینیٹر یوسف رضا گیلانی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی سیاست کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس شخص کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اگر عمران خان دھرنے کے لیے تیار ہیں تو رانا ثناء اللہ بھی بالکل تیار ہیں. یہ لوگ گرم زمین پر پاؤں رکھنے والے نہیں. ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ ٹرانسجینڈر بل کے حوالے سے ہم نے جامع ترمیم متعارف کرا دی ہے. سوشل میڈیا پر ہماری جماعت کے حوالے سے منفی خبر
खबरें फैलाई जा रही हैं। इस मौके पर साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग केस में गलत बयानी की, वो चोर चोर का नारा लगाने वाले अपने गिरेबान में झांकें। नाज़रीन, करेंसी मार्केट में रुपए की कदर में इस्तेहकाम का रुझान बरकरार है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 1 रुपए 16 पैसे कम होकर 227 रुपए 29 पैसे रही। स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान रहा और 100 इंडेक्स में 83 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इसके साथ ही 100 इंडेक्स 41,211 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 143 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 191 में कमी, जबकि 26 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। सराफा मार्केट में सोने की कीमत 200 रुपए फी तोला कमी के साथ 1,46,300 रुपए रही। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में सैलाब मुतासरीन को नकद इमदाद की फराहमी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। इजलास को बताया गया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 90% मुस्तहिक खानदानों को नकद रकूम की अदायगी की जा चुकी है और बकिया खानदानों को भी आइंदा 5 रोज में अदायगी कर दी जाएगी। इजलास को बताया गया कि ATM और POS के जरिए अदायगी के हवाले से कुछ शिकायत भी मौसूल हुई हैं, जिनके हल के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने स्टेट बैंक और हबीब बैंक पर जोर दिया कि मुतासरीन की शिकायत का अजाला किया जाए और तमाम डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर कैश की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। इसहाक डार ने कहा कि हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ है और उनकी बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के इजलास में सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस का जायजा लिया गया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सदारत में होने वाले इजलास में चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज और मुतल्लिका हुक्काम शरीक हुए। फोरम को आलमी बरादरी की जानिब से मिलने वाली इमदाद और इसकी तकसीम से मुतालिक भी आगाह किया गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने वजारत सेहत को हिदायत की कि मुतासरा इलाकों में बच्चों और दूध पिलाने वाली माओं को दरपेश ग़िज़ाई किल्लत के चैलेंज पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने मुतासरीन को मलेरिया, डेंगू और दीगर वबाई अमराज से बचाने के लिए भी तमाम ज़रूरी इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत की। NFRCC को मुतासरा अजला में आबादकारी मराकज़ की तामीर के बारे में भी आगाह किया गया। फोरम ने फंड्स की कमी की वजह से पैदा होने वाले मसाइल और आबादकारी के लिए लॉजिस्टिक्स के अखराजात का भी जायजा लिया। मुतासरा इलाकों में पाक फौज और सिविल इदारों की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मुतासरीन के इलाज मुआलजे के लिए कायम तिब्बी मराकज़ में सहूलतें फ्राहम की जा रही हैं। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए मुतासरा इलाकों में स्प्रे भी किए जा रहे हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो फाउंडेशन की तरफ से सोबतपुर के 200 खानदानों में इमदादी सामान तकसीम किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सेनेटर सलीम मानवीवाला और ताज हैदर ने कहा कि सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर मुतासरीन की इमदाद और बहाली पर तवज्जो देना होगी। विफाक और सूबाई हुकूमतें तनहा चैलेंज का मुकाबला नहीं कर सकती। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार की रोशनी में पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसान पर काबू पाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा कल मुश्तरका तौर पर बड़े पैमाने की फ्लैश अपील जारी कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जिनेवा और पाकिस्तान से एक साथ होने वाली फ्लैश अपील में नुकसानात से निमटने का ताज़ा प्लान पेश किया जाएगा। विफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शेर रहमान जिनेवा में तकरीब में शरीक होंगी। विफाकी वज़रा एहसन इकबाल, सरदार अयाज सादिक और हिना रब्बानी खर वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल मार्टिन ग्रिफ्ट, आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल और आलमी इदारों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें कुदरती गैस की कीमतों के मैकेनिज्म और उसके महसूलात और गर्दिशी कर्जों पर असरात का जायजा लिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुतल्लिका हुक्काम को गैस की कीमतों के मौजूदा तरीक़ाकार पर नज़रसानी करने की हिदायत की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुल्क भर के ईवान सनत और तिजारत को छाती के कैंसर से मुतालिक आगाही मुहिम में शराकतदार बनने की अपील की है। ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक आगाही मुहिम के सिलसिले में मुल्क भर में ईवान सनत और तिजारत के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान में छाती के कैंसर की शरह दूसरे एशियाई ममालिक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। बर वक्त तशखीस से इस मोहलिक बीमारी का मुकम्मल इलाज मुमकिन है और बहुत सी कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। सदर ममलिकत ने कहा कि तमाम चैम्बर मरज़ की तशखीस और इलाज से मुतालिक आगाही मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें।
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से हॉलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, जिम्बाब्वे और सेनेगाल के नामजद सफीरों ने अलग अलग मुलाकात की और अपनी असनाद सिफारत पेश की। गैर मुल्की सफीरों से गुफ्तगू करते हुए सदर ममलिकत ने मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को वसअत देने पर जोर दिया। नीदरलैंड्स के सफीर से गुफ्तगू में उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि GSP+ स्टेटस को के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। डेनमार्क के सफीर से मुलाकात में सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी कंपनीज अपनी सस्ती और आला म्यार की खदमात और मसनूआत डेनमार्क को पेश कर सकती हैं। स्विस सफीर से बातचीत करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान स्विट्जरलैंड की सियाहत और मेहमान नवाजी की सनत से सीख सकता है। स्विस कंपनीज पाकिस्तान के सियाहत के शोबे में सरमायाकारी कर सकती हैं। फिनलैंड के सफीर से मुलाकात में सदर ममलिकत ने पाकिस्तान और फिनलैंड के दरमियान तजारती हजम बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। जिम्बाब्वे और सेनेगाल के सफीरों से गुफ्तगू में सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान ज़राअत, दवासाजी और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। उन्होंने पाकिस्तान और सेनेगाल के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। सेनेट ने अहम कानून साजी करते हुए पिम्स अस्पताल से MTI निज़ाम के खात्मे और PMDC की अस्तर नौ तश्कील समेत 4 अहम बिल्स मंजूर कर लिए। अरसलान असद तफसील बताएंगे। सेनेट इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें सेनेटर इसाक डार ने बतौर कायदे ऐवान शिरकत की। सेनेट इजलास में 2 अहम बिल्स सलीम H मांडवी वाला ने पेश किए। पहला बिल इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल से MTI एक्ट के खात्मे से मुताल्लिक फेडरल मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट एक्ट 2021 की तनसीख से मुताल्लिक था। साबिक हुकूमत ने पिम्स समेत बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स को निजी तर्ज पर चलाने से मुताल्लिक मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट का निज़ाम मुतारिफ कराया था, जिस पर डॉक्टर्स और दीगर अमले को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। इस बिल की कानून की शक्ल इख्तियार करने से अब पिम्स अस्पताल से MTI निज़ाम खत्म हो जाएगा। दूसरा अहम बिल पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल की असर नौ तश्कील से मुताल्लिक था, जिसकी ऐवान ने कसरत राय से मंजूरी दी। बिल सेनेटर सलीम H मांडवी वाला और कहदा बाबर की जानिब से ऐवान में पेश किया गया। हिज़्ब इख्तिलाफ ने नई तरामीम के साथ बिल की मंजूरी की मुखालफत की, बिल की कापियां फाड़ी और एहतजाज किया। इस मौके पर वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने ऐवान को बताया कि बिल की मंजूरी में ताखीर से मेडिकल तलबा को बहुत मुश्किलात का सामना है, इसलिए बिल को तरामीम के साथ मंजूर किया जाना चाहिए। कायदे ऐवान सेनेटर इसाक डार ने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने तमाम तरामीम और बिल की ऐवान से मंजूरी ली। तीसरा बिल मुल्क में बच्चों के हकूक़ से मुताल्लिक कौमी कमीशन बराए हकूक़ अतफ़ाल एक्ट 2018 में मज़ीद तरमीम से मुताल्लिक था, जो सेनेटर फैसल जावेद ने पेश किया। ऐवान ने इस बिल की भी मंजूरी दी। सेनेटर सरफराज बुगटी की जानिब से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन एक्ट में तरमीम से मुताल्लिक बिल की भी सेनेट ने मंजूरी दी। आज प्राइवेट मेंबर्स डे के मौके पर मुख्तलिफ सेनेटर्स ने अपने अपने बिल्स ऐवान में पेश किए, जिनमें ज्यादातर बिल मुखन्नस अफराद के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक तरामीम के बारे में थे। इस मौके पर सेनेटर्स ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रांसजेंडर एक्ट में कई कानूनी नकाइस हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बन सकता। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने तमाम तरमीमी बिल्स मुतल्लिका कामे कमेटियों को भिजवा दिए। कोरम पूरा न होने पर सेनेट इजलास अब मंगल की सहपहर 4 बजे होगा। अरसलान सदक़ी खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया, जबकि सिंध में सैलाब से मुतासरा कच्चे के इलाकों से पानी के निकास के लिए भी कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन। कराची में सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में महकमा आबपाशी को हिदायत की गई कि अक्टूबर के इख्तिताम तक पानी के इनखिला को सभी इलाकों से यकीनी बनाया जाए, ताकि बेघर अफराद को दोबारा इनके घरों को मुंतकिल किया जा सके और रबी की फसल की काश्त को यकीनी बनाया जा सके। महकमा आबपाशी के वज़ीर जाम खान शोरो ने इजलास को बताया कि गुड्डू, सखर और कोटी बिराज पर दरियाए सिंध मामूल के मुताबिक बह रहा है। दूसरी जानिब सिंध के वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 43,000 से ज़ायद ख़ानदानों में अब तक 10,000 से ज़ायद तिरपालें, जबकि 12 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को राशन फराहम किया गया है। उन्होंने कहा कि मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज को रोकने के लिए महकमा सेहत की जानिब से भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो कैंप्स में हैं। वहाँ पे उनको डेफिनेटली डायरिया के केसेस भी आ रहे हैं, मलेरिया के भी आ रहे हैं, बाकी इशूज़ भी आ रहे हैं, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट प्रॉपर्ली उनको दवाएं प्रोवाइड कर रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको 3 क्वार्टर जो फ्यूचर क्वार्टर थे वो भी रिलीज़ किए, ताकि अद्वियात का कहीं प्रॉब्लम नहीं हो कि दवा नहीं है। बीमार हो अगर दवा ना हो तो वो सबसे ज़्यादा अजाब होता है। तो गवर्नमेंट ने वो सारी चीज़ें की हैं। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए वफाकी व सूबाई हुकूमत, NDMA, पाक फौज और दीगर फलाही इदारों की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी है।
کشمور کنکوٹ میں باٹا کمپنی کی جانب سے الخدمت فاؤنڈیشن کے اشتراک سے سیلاب اور بارش متاثرین کے لیے 1000 خاندان میں راشن تقسیم کیا گیا۔ بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے دادو میں میڈیکل کیمپ قائم کیا گیا ہے، جہاں متاثرین نے بیماریوں کی روک تھام سمیت متعدی امراض کے لیے ادویات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ علاج معالجے کی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ سعودی عرب نے عمرہ زائرین کے لیے ویزے کی میعاد 1 ماہ سے بڑھا کر 3 ماہ کر دی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیع نے ایک بیان میں کہا کہ دنیا کے تمام ممالک سے آنے والے عمرہ زائرین اب 3 ماہ تک مملکت میں قیام کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے عمرہ اور زیارت ویزوں کا اجرا آسان بنا دیا گیا ہے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے غیر ذمہ دارانہ اور بیجا بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان من گھڑت ریمارکس کا مقصد عالمی برادری کو گمراہ کرنا اور بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے سرپرست کے طور پر اپنی پہچان کو چھپانے کی کوشش میں پڑوسیوں پر انگلی اٹھانا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ 9 لاکھ سے زیادہ قابض فوج نہتے کشمیریوں کو دہشت گردی، تشدد اور وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف بی جے پی RSS کے انتہا پسندوں کی طرف سے منظم دہشت گردی سے بھی واقف ہے۔ ترجمان نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کی کامیاب کارروائیوں سے لے کر دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں کردار تک عالمی امن میں پاکستان کی شراکت کا عالمی برادری نے بڑے پیمانے پر اعتراف کیا ہے۔ پاکستان واحد ملک ہے جس نے دہشت گردی کی لہر کو دشمن عناصر اور ریاستوں کی طرف سے روکا ہے۔ ناظرین آپ کو آگاہ کریں، پاکستان نے بدنام زبانہ تہاڑ جیل میں قید حریت رہنما الطاف احمد شاہ کی بگڑتی صحت پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے پاکستان کے تحفظات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ بھارتی سفارتکار کو بتایا گیا کہ گردے کے کینسر میں مبتلا الطاف احمد شاہ کو مناسب طبی امداد فراہم کرنے میں بھارتی حکام کی ناکامی انتہائی مایوس کن ہے۔ بھارتی ناظم الامور سے مطالبہ کیا گیا کہ الطاف احمد شاہ کو فوری طبی امداد کے ساتھ جیل سے رہا کیا جائے۔ ترجمان نے بھارتی حکومت پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں کی آواز دبانے کے لیے فرضی مقدمات میں کشمیری عوام کے حقیقی نمائندوں کو نشانہ بنانے سے باز رہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے دورے کے خلاف 5 اکتوبر کو مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ JMS کے مطابق ہڑتال کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی ہے، جبکہ دیگر حریت تنظیموں نے اس کی حمایت کی ہے۔ حریت کانفرنس نے سری نگر سے ایک بیان میں کہا کہ بھارت سڑکوں یا نام نہاد ترقیاتی منصوبوں کے اعلان کے ذریعے کشمیری عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتا، بلکہ وہ اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ تنازع کشمیر کا اس کے تاریخی پس منظر میں حل چاہتے ہیں۔ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ RSS کی حمایت یافتہ فلسطینی مودی حکومت نے مقبوضہ علاقے میں دہشت گردی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ حریت کانفرنس نے خبردار کیا کہ جنوبی ایشیا کے 1.5 ارب لوگوں کا مستقبل تنازع کشمیر کے پرامن حل سے وابستہ ہے۔ بھارتی فوج، پولیس اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکار بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے دورے کے موقع پر سیکیورٹی کے نام پر سخت پابندیوں اور تلاشیوں کی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ شاہراہوں اور اہم رابطہ سڑکوں پر فوج کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے، جبکہ سری نگر، بارہمولہ اور راجوری میں چوکیاں قائم کی گئی ہیں، جس سے کشمیریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ دوسری جانب ضلع بارہمولہ کے علاقے بنیار میں ایک بھارتی فوجی نے اپنی سروس رائفل سے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی، جس سے 2007 سے اب تک مقبوضہ کشمیر میں خودکشی کرنے والے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تعداد بڑھ کر 555 ہو گئی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کی 565 ریاستوں میں بہاولپور کا شمار دوسری بڑی خوشحال ترین ریاست میں ہوتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد 3 اکتوبر 1947 میں بہاولپور پہلی ریاست تھی جس نے پاکستان سے الحاق کیا۔ تفصیل بتائیں گے مختار انجم۔ قیام پاکستان کے 3 دن بعد ریاست بہاولپور کے وزیر اعظم نواب مشتاق احمد گرمانی نے عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ میں اس رسمی الحاق کا اعلان کیا۔ اس موقع پر نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم نے اپنی فوج پاکستان آرمی میں ضم کر دی۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم کو قیام پاکستان سے 3 دن قبل بہاولپور کی 1st انفینٹری بٹالین نے گارڈ آف آنر اور رائل سیلیوٹ پیش کیا۔ 3 اکتوبر پاکستان کی تاریخ میں ایک سنہرا دن ہے۔ اس دن ریاست بہاولپور نے پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا تھا۔ شمولیت کے اعلان کے ساتھ ساتھ ہی یہاں کی عوام کا اور ہمارے بزرگوں کا جوش و جذبہ دیدنی تھا۔ ریاست بہاولپور جو دنیا کی ایک عظیم ترین ریاست تھی، اس کا الحاق ہوا
हमारे प्यारे पाकिस्तान के साथ। 3 अक्टूबर 1947 को नवाब ऑफ बहावलपुर ने पाकिस्तान के साथ बाकायदा इलाहा की दस्तावेज पर दस्तखत किए, जबकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मुआहदे पर 5 अक्टूबर 1947 को दस्तखत किए। इस तरह रियासत बहावलपुर को ये एजाज हासिल हुआ कि वो पाकिस्तान में शामिल होने वाली सबसे पहली इस्लामी रियासत कहलाई। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ से जर्मनी और नॉर्वे के सफीरों ने पार्लियामेंट हाउस में अलग अलग मुलाकातें की। मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कौमी असेंबली के स्पीकर ने कहा कि पाकिस्तान और जर्मनी पार्लिमानी सफारतकारी के जरिए मौजूदा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बना सकते हैं। नॉर्वे के सफीर से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि पाकिस्तान नॉर्वे को अपना वफादार दोस्त और इक़्तिसादी शराकतदार समझता है और दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का ख्वाह है। स्पीकर ने रवांडा में होने वाली 145वीं IPU कॉन्फ्रेंस के हंगामी एजेंडे में पाकिस्तान में सैलाब बहरान को शामिल करने के लिए ताउन पर भी बात की। पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीग रहमान से कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी और इंसदाद मनशियात के वफाकी वजीर शाहजैन बुगटी ने मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए इकदाम करना हमारा कौमी फरीजा है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए यूनिवर्सिटीज में कंसोर्शियम कायम कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि सरकारी और निजी जामियात की तरफ से सैलाब मुतासरीन को इमदादी सामान भेजने के साथ मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं। सेनेट की इंसानी हुकूक से मुताल्लिक कायमा कमेटी का इजलास चेयरमैन वलीद इकबाल की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें ट्रांसजेंडर तरमीमी बिल पर गौर हुआ। अरकान ने कहा कि कोई भी कानून कुरान और सुन्नत और इस्लामी अहकाम के मुनाफी नहीं हो सकता। वजारत इंसानी हुकूक के हुकाम ने शरका को कानून साजी के पस मंजर से आगाह किया। चेयरमैन कमेटी ने अरकान से दोनों बिल यकजा करके ईवान में वापस भेजने के बारे में राय तलब की। कमेटी ने मुतफ़क्का तौर पर मजहबी स्कॉलर्स, कानूनी माहिरीन, इंसानी हुकूक के कारकुनों, ख्वाजा सराओं के नुमाइंदों और चेयरमैन नादरा से मुशावरत पर इत्तेफाक करते हुए बिल पर मज़ीद गौर आइंदा इजलास तक मुलतवी कर दिया। इमरान खान और वज़ीर आला महमूद खान के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक केस की समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी हो गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। PP 139 शेखुपुरा के ज़िमनी इंतखाब में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के मामले पर वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूबरू वफाकी वज़ीर ने मौके पर इख्तियार किया कि उन्होंने इलाके में किसी भी तरक्याती स्कीम का ऐलान नहीं किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना था कि पंजाब में सूबाई वज़रा ज़िमनी इलेक्शन पर असरअंदाज हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक से साइफर का झूठ अय्या हो गया है। कोई भी इस किस्म की कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेट करे या आइन को रोंदे तो मैं समझता जहाँ मुख्तदर अदारों का एक फ़र्ज़ बनता है कि वो एक्शन पे लें, चाहे अदालतें हों, इलेक्शन कमीशन हो या दूसरे इदारे हों, वहाँ पे हुकूमत का भी काम है कि इस किस्म के जो लोग हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ और आइन और कानून के तहत जो भी एक्शन बनता है वो लें। बहुत सारी चीज़ें अदालत में चल रही है, तो साइफर पे अब एक फ़ैसला हुआ है कि उस पर इंक्वायरी होगी और FIA की टीम भी बनेगी और उस पर सामने हकीकत आ जाएगी। लेकिन हमें सब कुछ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी, और आपको सब पता है कि अमेरिका हो या हमारे सफ़ीर साहब हों या फॉरेन ऑफिस हो, बार बार कह चुके हैं ये बेसलेस है, ये बोगस चीज़ है, ये बयानियाँ जो हम कहते थे बनाया गया है मन गढ़त, इनके वतीरा यही है कि ये झूठ, फ्रॉड और लोगों को धोखा दी, इस तरह की इन्होंने हुकूमत चलाई है जो 4 साल हुकूमत चली है। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर 5 सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात वापस ले लिए हैं। सुन्नी तहरीक, कौमी यकजहती पार्टी, ह्यूमन राइट्स पार्टी, पाकिस्तान अमन पार्टी और ऑल पाकिस्तान तहरीक के इंतखाबी निशान वापस ले लिए गए हैं। अब 5 जमातें इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर इलेक्शन कमीशन ने जमातों को नोटिस जारी किए थे। सीनियर सहाफ़ी अमजद सिद्दीक की किताब सफर कहानी की तकरीबी रूनुमाई इस्लामाबाद में हुई। तफसील बता रहे हैं यासिर हुसैन।
नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी अमजद सिद्दीक की किताब सफ़र कहानी की तकरीब रुनमाई से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान कमर जमान कायरा ने कहा कि सच लिखना और अपने बारे में लिखना बहुत मुश्किल काम है। मुसन्निफ ने अपने बारे में बहुत कुछ सच लिखा है। कमर जमान कायरा ने कहा कि पाकिस्तानी बड़ी मेहनती कौम हैं। पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों का हमेशा से बहुत अहम किरदार रहा है। पाकिस्तान के अंदर अच्छे या बुरे हालात जो भी रहे, ओवरसीज पाकिस्तानीज का जिस तरह मेरे भाई यहाँ अपनी तारीख लिख रहे हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान के एम्बेसडर बने हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अगली नस्लें वहाँ जाके वो लीगल भी हो गई हैं, ज़बान वाली भी हो गई हैं और उनको उस मुआशरे के अंदर अब वो अपने सियासी रोल भी अदा कर रही हैं। जो मुआशरा अपने रवैये तब्दील करके जमहूरी रवैयों की तरफ चलता है, अपनी शनाख्तें बदल के जमहूरी शनाख्तें पैदा करता है, वही मुआशरा दुनिया में तरक्की का रास्ता तय कर सकता है। हमारा मसला ये है कि हम तरक्की माकूस के चक्कर में हैं, मादी तौर पर तरक्कियाँ कर रहे हैं, पॉलिटिकली और मॉरली गिरते जा रहे हैं। किताब के मुसन्निफ सीनियर सहाफ़ी अमजद सिद्दीक ने कहा कि उन्होंने अपनी इस किताब में अपनी जिंदगी के तजुर्बात, खास तौर पर समंदर पार पाकिस्तानियों के हालात को उजागर करने की कोशिश की है। नामवर मुसन्निफ हमीद शाहिद, सदर PFUJ अफजल बट, सहाफ़ी नवाज रजा, असलम खान, खालिद मजीद और दूसरे मुकर्रीन ने मुसन्निफ की काविश को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि सफ़र कहानी दर हकीकत कहानी का सफ़र है और हर शख्स के पढ़ने की किताब है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। रेलवे के वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि मुसाफिरों को बेहतरीन सफरी सहूलतें फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। लाहौर में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने खैबर मेल और रहमान बाबा एक्सप्रेस की मुकम्मल बहाली पर इत्मीनान का इजहार किया और इंतजामिया को मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर ने पाकिस्तान रेलवे की आमदन में इजाफे के लिए तजावीज़ पेश करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम से पाकिस्तान में जमहूरिया आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फिरहादोफ ने मुलाकात की। इंजीनियर अमीर मुकाम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान गहरे ताल्लुकात, मुश्तरका समाजी और सकाफती इक़दार और बाहमी मफादात पर मबनी हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर ने पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए माली इमदाद फराहम करने पर आज़रबाईजान का शुक्रिया अदा किया। आज़रबाईजान के सफ़ीर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर असम्बली इजलास में हंगामा आराई के मरकजी किरदार तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी ने अपने रवैये पर माज़रत कर ली। आज़ाद कश्मीर असम्बली इजलास का माहौल इंतहाई कशीदा रहा। ऐवान में अरकान असम्बली की जानिब से तल्ख जुमलों का तबादला जारी रहा, जिसमें स्पीकर ने इजलास कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी ने राजा फारूक हैदर खान से अपने तल्ख रवैये पर मुआफ़ी मांग ली। विफाकी वजीर आबिद हुसैन भाइयों की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन बोर्ड का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें पाकिस्तान स्टील मिल्स की मौजूदा सूरत हाल और बहाली से मुतालिक हल तलब मामलात से बोर्ड को आगाह किया गया। बोर्ड ने तजवीज़ पेश की कि तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करके मामलात को जल्द हल किया जाए। बोर्ड को हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी की निजकारी के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। आबिद हुसैन भाइयों ने कहा कि शराकतदारों के दरमियान मजबूत राब्ते और ताउन के बगैर निजकारी प्रक्रिया में तेजी नहीं लाई जा सकती। वज़ारत इत्तलात और इससे मुल्हिका इदारों के अफसरान के तरबियती प्रोग्राम के मुकम्मल होने पर तकरीब का एहतमाम किया गया। विफाकी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात शाहिरा शाहिद ने इस मौके पर कहा कि तरबियती प्रोग्राम इस्तेदाद कार में इजाफे से मुतालिक 5वीं डोमेन स्पेसिफिक कोर्स PSDP प्रोग्राम का हिस्सा था, जिसमें वज़ारत इत्तलात समेत PTV, पैमरा, PBC, ABC, APP और PID के अफसरान ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि कोर्स में जदीद दौर की ज़रूरियात को मद्देनजर रखा गया है ताकि रोज़ बरोज़ होने वाली तरक्की और तब्दीलियों से अहसन तरीके से नबर्द आजमा हो सके। डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन अकेडमी सईद जावेद और डायरेक्टर गजाला अम्बरीन ने कोर्स और तरबियत के हवाले से आगाह किया। उन्होंने बताया कि शुरका के इस्तेदाद में इजाफे के साथ मालूमाती दौरे भी करवाए गए। आखिर में सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात शाहिरा शाहिद ने तरबियती प्रोग्राम में शामिल अफसरान और शुरका में इसनाद तकसीम की।
کچھ بات کریں ڈینگی کے حوالے سے تو سندھ میں ڈینگی کے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. صوبے میں آج ڈینگی کے 311 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. کراچی میں 255 اور حیدرآباد میں 44 مریضوں میں ڈینگی کی تشخیص ہوئی. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب بھر سے مزید 230 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی. لاہور سے 99, راولپنڈی سے 87 اور گجرانوالہ سے 21 کیس رپورٹ ہوئے. خیبر پختونخوا میں مزید 287 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. صوبے میں اس وقت ڈینگی کے فعال کیسز کی تعداد 2177 ہے. بلوچستان میں ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے لیے 12 روزہ مہم کا آغاز ہو گیا ہے. 9 ماہ سے 15 سال کی عمر کے بچوں کو ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے. کوئٹہ سے وقار احمد کی رپورٹ دیکھیے. بلوچستان کی 153 شہری یونین کاؤنسلز کے 17 لاکھ بچوں کو ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے آج سے لگائے جا رہے ہیں. ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکوں کی مہم 15 اکتوبر تک جاری رہے گی. ٹائیفائڈ بہت تیزی سے ابھر رہا ہے اور ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ آ رہا ہے. بلوچستان کی آبادی کا کوئی 70 سے 80% جو ہے ٹائیفائڈ سے متاثر ہوتا ہے. صاف پانی کی سہولت ہر جگہ میسر نہیں ہے اور لوگ گندا پانی زیادہ. آپ دیکھ لیں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں روزانہ ٹائیفائڈ کے 2000 سے زائد کیسز سامنے آ رہے ہیں. ٹائیفائڈ سے بچاؤ مہم میں 1780 ٹیمیں ڈور ٹو ڈور مدارس اور اسکولز میں جبکہ 190 ٹیمیں مقررہ سائٹس پر بچوں کو ٹائیفائڈ ویکسین لگائیں گی. والدین سے اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائیفائڈ سے بچاؤ ویکسین ضرور لگوائیں. مہم کے بعد ٹائیفائڈ ویکسین کو EPI شیڈول میں بھی شامل کیا جائے گا. وقار احمد, PTV نیوز, کوئٹہ. دوسری جانب خیبر پختونخوا میں بھی ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن مہم شروع ہو گئی ہے. پشاور سے رپورٹ کریں گے محمد سجاد. خیبر پختونخوا میں ٹائیفائڈ کیسز میں اضافے کے بعد صوبے کے سب سے زیادہ متاثرہ اضلاع میں اس موذی مرض سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن مہم کا باقاعدہ آغاز پولیس سروسز ہسپتال پشاور میں کیا گیا. محکمہ صحت حکام کے مطابق ڈونرز کے تعاون سے 12 روزہ مہم کے دوران صوبے کے 22 اضلاع کے 208 یونین کونسلوں میں 28 لاکھ بچوں کو ویکسین لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. جو ہمارے پاس ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ ٹائیفائڈ کی ویکسین چونکہ اویلیبل ہو گئی جو کہ کافی ایفیکٹو ہے, تو اس کے لیے پہلے فیز میں یہ کیا گیا کہ ہم نے 22 اضلاع میں ان علاقوں میں جہاں پہ یہ کیسز زیادہ ہیں یا جہاں پہ ان کے پھیلاؤ کے امکانات زیادہ ہیں ان علاقوں میں ہم نے اس کی ویکسینیشن شروع کر دی, جو کہ پہلا سٹیپ ہوگا. اس کے بعد یہ ریگولر ویکسینیشن کا سسٹم کا پارٹ ہو جائے گا. یہ 9 ماہ سے 15 سال کے بچوں کے لیے ہے. محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ ٹائیفائڈ سے بچاؤ کی مہم صوبے کے ان اضلاع اور علاقوں میں چلائی جا رہی ہے جہاں بیماری کے پھیلنے کا خدشہ زیادہ ہے. حکام کے مطابق مہم میں استعمال کی جانے والی ویکسین کنجوگیٹ کے بچوں پر منفی اثرات نہ ہونے کے برابر ہے. محکمہ صحت نے والدین سے اپیل کی ہے کہ بچوں کو مہم کے دوران لازمی ویکسین لگائے تاکہ ان کو ٹائیفائڈ کے اثرات سے محفوظ رکھا جا سکے. محمد سجاد, PTV نیوز, پشاور. سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ صوبے کو امن و امان کا گہوارہ بنانے میں تمام اقبال فکر کے علماء کرام کا اہم کردار ہے. کراچی میں 12 ربیع الاول کی مناسبت سے علماء کرام کے ساتھ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے ہم آہنگی کو فروغ دیا ہے. وزیر اعلیٰ نے جلوس کی سیکیورٹی کے حوالے سے پولیس کو خصوصی ہدایات جاری کی. اس موقع پر 12 ربیع الاول کے جلوس کے حوالے سے تجاویز دی گئی. السلام علیکم, میں ہوں قاسم علی. ناظرین, آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا. تاہم اس دوران بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. سپورٹس نیوز کے ساتھ میں ہوں شفیق خان.
न्यूजी लैंड में 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज खेलने के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड न्यूजीलैंड रवाना हो गया है। 16 खिलाड़ियों स्पोर्ट्स स्टाफ के 13 अरकान पर मुश्तमिल स्क्वाड लाहौर से बरास्ता दुबई क्राइस्ट चर्च के लिए रवाना हुआ। फास्ट बॉलर नसीम शाह ने भी कौमी स्क्वाड को ज्वाइन किया है। कौमी स्क्वाड कल क्राइस्ट चर्च पहुंचेगा। सह मुल्की सीरीज में पाकिस्तान, बांग्लादेश और मेजबान न्यूजीलैंड शामिल हैं। सीरीज का आगाज 7 अक्टूबर को पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच से होगा, जबकि फाइनल 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने कहा है कि शायकीन ने कौमी क्रिकेट टीम की ऑनरशिप ले ली है। पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज में वीकेंड ही नहीं बल्कि वीकडेज पर भी स्टेडियम हाउस फुल थे। सीरीज के मैचेस आखिरी ओवर और आखिरी गेंद तक गए। उन्होंने कहा कि कौमी टीम में इत्तेहाद है और ये एक दूसरे के लिए खेलते हैं। टीम का कम्बिनेशन बन चुका है। गुज़श्ता 12 माह में इस टीम ने 80% मैचेस जीते हैं। पाकिस्तान के सीनान इशफाक ने अल्बानिया ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में तिलाई तमगा जीत लिया है। अल्बानिया के शहर तिराना में होने वाली चैंपियनशिप की जूनियर 78 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में सीनान इशफाक ने यूनान के वैली जोरदस को शिकस्त दी है। सीनान इशफाक ने पहला राउंड 10 के मुकाबले में 14 पॉइंट्स से जीता, जबकि दूसरे राउंड में यूनानी खिलाड़ी ने अपने नाम किया। फैसला कुन राउंड में सीनान ने वैली को 4 के मुकाबले में 8 पॉइंट से मात देकर टाइटल अपने नाम किया। चैंपियनशिप में 40 से जायद ममालिक के खिलाड़ियों ने शिरकत की। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में वर्ल्ड यूथ टाइटल जीतकर तारीख रकम करने के बाद कौमी हीरो उस्मान वजीर वतन वापस पहुंच गए हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर बॉक्सर का शानदार इस्तकबाल किया गया। उस्मान वजीर ने 28 सितंबर को थाईलैंड में मकामी बॉक्सर संपोत सीसा को शिकस्त देकर वर्ल्ड यूथ टाइटल अपने नाम किया। उस्मान वजीर ने हरीफ बॉक्सर को 6ठे राउंड में नॉकआउट किया। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में किसी भी पाकिस्तानी बॉक्सर का ये पहला यूथ टाइटल है। अब कुछ बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स पोलो कप 2022 का आगाज गिलगित में हो गया है। टूर्नामेंट में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। तफसील सैयद शेर अब्बास से। गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स पोलो कप 2022 वसीम शहीद पोलो ग्राउंड मिनावर गिलगित में शुरू हुआ। टूर्नामेंट में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहला मैच NLIA और पुलिस ए की टीमों के दरमियान खेला गया। NLIA की टीम ने 4 के मुकाबले में 9 गोल करके मैच जीत लिया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ सेक्रेटरी मोहिउद्दीन अहमद तवानी थे। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत खेलों के फरोग के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। इफ्तिताही मैच में मेहमान खुसूसी ने गेंद फेंक कर टूर्नामेंट का बाकायदा आगाज किया। टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब के दौरान तलवार डांस और इलाकाई रक्स भी पेश किया गया। आला सिविल व अस्करी हुक्काम के अलावा कसीर तादाद में शायकीन फ्री स्टाइल पोलो से महजूज हुए। सैयद शेर अब्बास, PTV न्यूज़, गिलगित। स्पोर्ट्स डेस्क से अब तक के लिए इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया शफीक आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा मुकम्मल हुआ। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा।